हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रह्मास्त्र क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। मैं विदित नारायण भदौलिया जीए के सुपर डोज के साथ एक बार फिर हाजिर हूं ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र क्लासेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जितने भी एग्जाम अभी आप देने वाले हैं उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए उपस्थित हूँ ताकि आपको करंट अफेयर्स बता सकूँ। धीमे धीमे और भी सेशन स्टार्ट होंगे अलग अलग एग्जाम्स को लेके, तो आप जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे तो आप उनको भी देख लीजिए। उनके लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि सितंबर और अगस्त के जितने भी क्वेश्चन हैं वो लिंक करते हुए आप पढ़ सकें। ठीक है, तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जीए के सुपर डोज में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे की घोषणा की है। इन्होंने एक घोषणा कर दी है, किसी देश के प्रधानमंत्री है कि वो अब इस्तीफा देने वाले हैं, और वो देश कोई छोटा मोटा देश है नहीं, काफी वैल्यू है उसकी इंटरनेशनल लेवल पर। तो वो देश है जिसके राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में इस्तीफे के बारे में बोला है। न्यूज़ में आपने देख लिया होगा, जो लोग अगर अपडेट रखते होंगे। तो इसका आंसर है जापान। जापान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है, और अभी आप जानते हैं जापान बहुत ही हाईलाइटेड चल रहा है। आप देखेंगे न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर टोक्यो में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हो रहे थे, और इसी के तुरंत बाद यहाँ के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वो इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो कई प्रकार के विरोधों को झेल रहे थे बहुत दिनों से। उन पर यह आरोप भी था कि उनके यहाँ कोरोना की स्थिति बहुत खराब हो रही है और वो ओलंपिक करा रहे हैं अपने देश में। तो इसी के चलते उन्होंने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए चर्चा विस्तार से कर लेते हैं जापान के प्रधानमंत्री के बारे में। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में खामियों को लेकर बढ़ती आलोचना के चलते जापान के प्रधानमंत्री, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जापान के प्रधानमंत्री आपसे यही पूछ लेंगे कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि वो इस्तीफा देंगे। ये कौन है? तो आपको नाम याद होना चाहिए, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा यहां के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि वह इस महीने के अंत में सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख के लिए होने वाला चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, एक्चुअल में इन्होंने इस्तीफे की घोषणा किस तरीके से की है। इनके यहां भी चुनाव होने वाले हैं। अगर चुनाव होंगे, कौन से चुनाव होने वाले हैं? सत्तारूढ़ जो पार्टी है, यहाँ पे जो पार्टी रहती है हमेशा चुनाव, यहाँ पर उस पार्टी के प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं। जब ये वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे उस सत्तारूढ़ पार्टी का, तो ये प्रधानमंत्री अपने आप ही नहीं रहेंगे, किसी और के प्रधानमंत्री होने का रास्ता साफ हो जाएगा। ठीक है, तो सुगा महामारी के स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद ओलंपिक खेलों का आयोजन कराने को लेकर आलोचनाओं में रहे। देखिए, ओलंपिक खेल हो रहे थे टोक्यो में, इस कारण से आलोचनाओं में रहे कि कोरोना महामारी जैसी उससे निपटने की बजाय हमारे प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान टोक्यो ओलंपिक पर है का सामना कर रहे। साथ में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई। उनकी गिरावट आई है लोकप्रियता में, उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की। ये उनकी फोटो है, आप देख सकते हैं, इमेज यहाँ पर लगी हुई है। इनका नाम है योशिहिदे सुगा, जापान के प्रधानमंत्री। आशा करता हूं क्लियर होगा एकदम क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, देखिए क्वेश्चन आया है अपॉइंटमेंट से, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है। ठीक है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जो है, EIL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये ऑयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अधीन आता है, और इसकी स्थापना जो है वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री, ऑयल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत ये अधीन है। ये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कई प्रकार के काम करता है। अभी हाल ही में फर्टिलाइजर्स में बहुत सारा काम कर रहे हैं ये लोग।
ये जितने भी पीएसयू है, ये पब्लिक सेक्टर है, पीएसयू है, और इसकी पहली महिला सीएमडी बनी है ये, ठीक है। तो इसकी पहली महिला सीएमडी बनी है वर्तिका शुक्ला, ठीक है। वर्तिका शुक्ला EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1965 में हुई, जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अधीन है, वर्तिका शुक्ला उसकी पहली सीएमडी बनी है। क्वेश्चन इनमें से ही आएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन यहां लिखा हो वो क्वेश्चन ना लिख के ऐसा लिख दे वर्तिका शुक्ला को किसका हेड बनाया गया, तो आपको याद होना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का। वर्तिका शुक्ला को इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का हेड बनाया गया, ये किस मंत्रालय के अधीन है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पर इसलिए बता देता हूं कि क्वेश्चन लिंक हो सके। एक ही क्वेश्चन यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन अभी आपके क्लियर हो गए। तो चर्चा कर लेते हैं वर्तिका शुक्ला के बारे में। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड IEL, यहां पे इनकी इमेज आप देख सकते हैं, की नई सीएमडी कौन होते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त की गई है। वह सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना परामर्श कंपनी में, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, PSU है, गवर्नमेंट के अधीन है, कि पहली महिला प्रमुख है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना परामर्श में ये पहली महिला प्रमुख बनी है। इनका कार्यकाल फरवरी 2026 तक होगा, अभी ये हाल ही में बनी है, और फरवरी 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। काफी इंटेलिजेंट हैं, बहुत सारे काम इन्होंने अच्छे अच्छे किए हैं, इसी कारण ये पद पाया है। और ये IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से इंजीनियरिंग, रसायन इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वहां से इन्होंने बीटेक किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में, कहां से, IIT कानपुर से, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में भारत ने मानव रहित हवाई वाहन के लिए किस देश के रक्षा विभाग से समझौता किया है। इंडिया ने एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, एयर व्हीकल है ये, इसको बनाने के लिए समझौता किया है। वो किस देश से किया है, ठीक है। एक्चुअली ड्रोन टाइप के आपने देखे होंगे ना, ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल ही तो है ये। तो ये एक तरीके से बॉमर का काम करेंगे, इस प्रकार के बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं किसी देश के साथ कि ये बॉमर का काम करेंगे और हमको सिक्योरिटी के रूप में हमको हमारे देश को और मजबूत करेंगे रक्षा विभाग के अंतर्गत। तो किस देश के रक्षा विभाग से हमने सौदा किया है, ये हमने किया है अमेरिका के। याद रखिएगा, भारत ने मानव रहित हवाई वाहन बनाने के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग से समझौता किया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में विस्तार से कि क्या है ये। भारत और अमेरिका ने हवा से लॉन्च किए जाने वाले मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन्स, मानव रहित हवाई वाहन मतलब ड्रोन्स विकसित करने के लिए एक समझौता किया है। अमेरिका का सहयोग मिलने पर, याद रखिएगा इसको, एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ALUAV का फुल फॉर्म बताइए। एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल विकसित किया जा सकेंगे। मूल रूप से ALUAV को एक विमान पर बम की तरह ले जाया जाएगा। देखिए, बम की तरह इसको विमान पर ले जाया जाएगा और हवा से लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें हम अमेरिका की मदद से ये विकसित कर रहे हैं। काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए इस प्रकार के चीजों का हमारे पास होना, क्योंकि हम सुरक्षा की दृष्टि से अपने आप को और मजबूत कर सकेंगे इससे, है ना। आगे चल के अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो इनका इस्तेमाल करके हम अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत कर सकते हैं। और पारंपरिक यूवी के बजाय हवा से लॉन्च किया जाएगा। जो पारंपरिक यूवी था अनमैन्ड लॉन्चिंग, वो हवा से लॉन्च नहीं होता था, इसको हम डायरेक्ट हवा से लॉन्च करेंगे। इसका नाम है एयर, इसीलिए इसका नाम एयर लॉन्च्ड है। एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल अमेरिका की मदद से इंडिया विकसित कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं आप, तो देशों में झंडे लगे हुए हैं, इसलिए कि ये अमेरिका के सहयोग से इंडिया बना रहा है इस प्रकार के एयर लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है। देखिए, मार्स रोवर मिशन आप देखते हैं, मार्स रोवर मिशन किसके लिए होगा, मंगल ग्रह के लिए होगा। मंगल ग्रह पर बहुत प्रकार के अनुसंधान के लिए अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसीज काम कर रही हैं। इसी में से अभी हाल ही में एक देश है जिसकी स्पेस एजेंसी ने वहां से एक नरम चट्टान का टुकड़ा धरती पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो कुछ समय पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन हो नहीं पाया था। तो हाल ही में
कौन सी एजेंसी है जिसने पृथ्वी पर मंगल ग्रह से एक चट्टान का टुकड़ा लाने का नमूना प्राप्त कर लिया है, ला रहे हैं वो उसको, वो है नासा। नासा कहां की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ना। नासा कहां की है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ठीक है, पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं जैसे इसरो। इसरो कहां पर है? इसरो इंडिया में है। इसरो इंडिया में है, इसकी ये जो है बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर है। और दो ऑप्शन देख रहे हैं, चलिए ये दो तो कॉमन रहते हैं, इसरो और नासा पता रहता है। CNSA ये चाइना की है, ये चाइना की है, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ये चाइना की। और जेक्सा जापान की है, जेक्सा जापान की है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, लेकिन इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में मंगल ग्रह से एक नरम चट्टान का टुकड़ा प्राप्त कर लिया है। नासा ने इसको बनाया हुआ है और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी नासा की। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मार्स रोवर मिशन। ठीक है, अभी हाल ही में मार्स रोवर मिशन गया हुआ है, मंगल ग्रह की एक नर्म चट्टान के पत्थर का टुकड़ा धरती पर लाने के लिए प्राप्त किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नासा ने वहां से ये तस्वीर भेजी हुई है कि ये नरम चट्टान का टुकड़ा, ये मंगल ग्रह की तस्वीर है, मंगल ग्रह से उन्होंने भेजी हुई है ये तस्वीर। ये चट्टान का टुकड़ा आप देख रहे हैं, इसको धरती पर लाने का प्रयास है। इसको धरती पर लाके क्या करेंगे? इसको धरती पर लाने से कई प्रकार के जो रिसर्च है उनको पूरा कर सकेंगे। वहां पर किस प्रकार का जीवन हो सकता है, वहां किस प्रकार का पर्यावरण है, वातावरण है, उन सब पर रिसर्च किया जा सकता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह के बारे में भी आपको कई प्रकार के और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और बहुत जैसे हम पढ़ भी रहे हैं मंगल मिशन, मंगल के बारे में, मार्स रोवर मिशन के बारे में चाइना ने अभी हाल ही में भेजा है, और अमेरिका ने, नासा ने अभी जो भेजा हुआ था परसिवरेंस, अभी हाल ही में परसिवरेंस भी गया था, लेकिन परसिवरेंस वहां से लाने में इसको सक्षम नहीं हो पाया था। और परसिवरेंस ने एक छोटा वाला हेलीकॉप्टर जो होता है उसको भी वहां पर ले जाके प्रयास किया था, वहां पर ले गए थे, लेकिन वहां पर वो किसी कारण से उड़ नहीं सका। ठीक है, परसिवरेंस गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन इसका आंसर है नासा। ठीक है, क्वेश्चन अगला आ गया है, पांचवा क्वेश्चन। हाल ही में किसने हिम तेंदुए को राजपशु और ब्लैक नेक्ड क्रेन को अपना राज पक्षी घोषित किया है? भारत के अंदर एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपना स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड घोषित किया है, वो कौन सा है? तो उसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में लद्दाख ने अपना राष्ट्रीय पशु हिम तेंदुए को और राष्ट्रीय पक्षी ब्लैक नेक्ड क्रेन, एक पक्षी है जो केवल लद्दाख में ही पाया जाता है, उसको राजकीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 2019 में घोषित हुआ था। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख में है ही 2 जिले, लद्दाख में केवल 2 ही जिले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल, उसमें से इसकी राजधानी है लेह, केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं विस्तार से। लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुए का जो नाम है, क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है, इसको पैंथर यूनिका कहते हैं। इस प्रकार के कई क्वेश्चंस भी अब एग्जाम में देखे जाने लगे हैं, वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम और साइंटिफिक नेम के, जो काफ़ी परेशान करते हैं। कई एग्जाम्स में अभी कुत्ते का और गाय का नाम पूछा गया, प्याज का पूछा गया वानस्पतिक नाम, तो ये क्वेश्चंस में आप फंस जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। हो सकता है आपसे पूछ लें कि हिम तेंदुए का साइंटिफिक नेम बताइए, तो आपको याद होना चाहिए कि पैंथर यूनिका को राजपशु और काले गर्दन वाले क्रेन, ये है राजपशु, और ग्रस निक्रिकोलिस को केंद्र शासित प्रदेश ने अपना राज पक्षी बनाया है। ये हिम तेंदुआ है, बर्फ में रहता है, और ये है ब्लैक नेक्ड क्रेन। ठीक है, भारत के केवल लद्दाख में पाए जाने वाला यह काली गर्दन वाला क्रेन, ठीक है, केवल लद्दाख में पाया जाता है पूरे भारत में, इसीलिए उन्होंने अपना राज्य पक्षी बनाया इसको। एक लंबा पक्षी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1.3 मीटर, काफी लंबा पक्षी होता है ये, करीब 1.5 मीटर इसकी हाइट होती है, 1.5 मीटर। और पश्चिमी और पूर्वी हिमालयन का पक्षी क्षेत्र भारत के हिम तेंदुए का निवास स्थान है। और जो तेंदुआ है आप देख रहे हैं उत्तराखंड, सिक्किम,
और लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन एरिया में पाया जाता है। ये फिर भी 4-5 इलाकों में पाया जाता है इंडिया में, लेकिन लद्दाख ने इसको हिम तेंदुए को अपना राज पशु बनाया है। और इस काली गर्दन वाले क्रेन को, क्रेन बोलते हैं इस पक्षी को, जब ये अपने पंख फैला लेता है तो करीब 2-2.5 मीटर में इसके पंख फैल जाते हैं। काफी विशाल पक्षी है, पक्षी छोटे आने जाते हैं, शुतुरमुर्ग जैसा ये पक्षी है, 1.5 मीटर तो इसकी हाइट है। ये केवल लद्दाख में पाया जाता है। क्वेश्चन क्लियर है ना? किसने बनाया है? लद्दाख ने। लद्दाख की राजधानी ले। कौन है? हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन। चलिए आगे चलते हैं। इन दोनों को आप देख सकते हैं, बाकी आप इनकी इमेजेस गूगल पे भी आप चेक कर सकते हैं, कई प्रकार के इमेजेस आपको मिल जाएंगी। इनके निवास स्थान के बारे में आप वहां पे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया? इसके पहले मैं आपको तुरंत बता रहा था इसी बारे में, है ना। इसके पहले ये अमेरिका तो बना ही चुका है, लेकिन अभी हाल ही में एक देश की स्पेस एजेंसी ने इसकी तस्वीर भी लॉन्च की है, अपनी साइट पर डाली हुई है और बताया है कि हम लोग एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर, मिनिएचर हेलीकॉप्टर है, वो हम विकसित कर चुके हैं। ये क्या करेगा? ये रोवर मिशन के साथ, जो वहां पे उनके रोवर जाते हैं वहां पर उनके साथ जाएगा और वहां पर ये जितने भी मंगल मिशन वहां पे उनके चल रहे होंगे उनकी निगरानी रखेगा। ठीक है, ये छोटा सा हेलीकॉप्टर होगा और ये हाल ही में चाइना ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? चाइना ने विकसित किया है। आंसर है चाइना। चीन अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी, आपको बता चुका हूं मैं, चाइना की जो है नेशनल स्पेस एजेंसी है, उसको बोलते हैं चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के अनुसार भविष्य के मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के लिए एक प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया गया है। कुछ महीनों पहले चीन ने मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर, देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही चाइना ने वहां पर एक रोबोटिक रोवर उतारा था मंगल पर, ठीक है, कि ऐतिहासिक लैंडिंग की। अब क्या है, प्रोटोटाइप ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है इमेज में, ये ऐसा ही है। वहां उनकी साइट पे उन्होंने इसकी एक फोटो डाली हुई है, यही कि इस प्रकार का हमने एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है जिसको हम वहां पर रोबोटिक रोवर के साथ या किसी भी और भी रोवर के साथ वहां पे भेजेंगे और ये आगे हम जितने भी मंगल मिशन पर काम कर रहे हैं उनकी निगरानी रखेगा, सुपरवाइजन करेगा उनका। अब क्या है कि इसके जो बनावट है वो इंजेनिटी से मिलती है। इंजेनिटी क्या है? इंजेनिटी जो है ये वही है जो परसिवेरेंस के साथ गया था। अमेरिका की नासा जो है, नासा ने भी परसिवेरेंस रोवर वहां पर उतारा है मंगल ग्रह पर, और उन्होंने भी एक मिनिएचर हेलीकॉप्टर वहां पर लेके गए थे। किसी कारण से वो उड़ नहीं पाया। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर को अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने इस साल अपने परसिवेरेंस मिशन के तौर पर लैंड करवाया था। ठीक है, तो ये वो बोल रहे हैं कि जो चाइना ने बनाया है वो देखने में बिल्कुल किसके जैसा है? इंजेनिटी जैसा है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर किसने बनाया था? नासा ने। और इन्होंने कौन सा अभी बनाया है? लघु हेलीकॉप्टर बनाया है, मिनिएचर हेलीकॉप्टर। इसका भी ये कुछ नाम अभी रखेंगे। तो चाइना ने ये बनाया हुआ है। समझ में आ गया अच्छे से? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आ गए हैं फिर से पैरा ओलंपिक से। ठीक है, आज 6 सितंबर का दिन है। 5 सितंबर को पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 समाप्त हो चुके हैं। इसके बारे में जो भी जानकारियां एक अलग से वीडियो बना के टोक्यो पैरा ओलंपिक पे पूरा एक वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि सिल्वर कितने हैं, गोल्ड कितने हैं, ब्रॉन्ज कितने हैं, किसने जीते हैं, कौन कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीते हैं। एक सिंपल वे में आपको समझाया जाएगा और ऐसी ट्रिक्स बताई जाएंगी ताकि आप उनको रिलेट करके याद कर सकें। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं किसको मिला है। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक की 50 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में, किस प्रतिस्पर्धा में? मिक्स्ड शूटिंग में 50 मीटर में गोल्ड किसने जीता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अवनी लेखरा के बारे में पढ़ चुके हैं, इसमें भी ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने तो 10 मीटर एयर राइफल में जीता है। तो ये कौन है? ये है मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ने हाल ही में पैरा ओलंपिक की 50 मीटर मिक्स शूटिंग में एक देश के लिए, हमारे देश के लिए फिर से एक और गोल्ड अपने पाले में ले लिया है। तो आइए मनीष नरवाल के बारे में जान लेते हैं। किस प्रतिस्पर्धा में गए हैं? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, लोगों को पता रहता है उन एग्जाम वालों को कि सब लोग न्यूज चैनल देख रहे हैं, सबको पता है कि शूटिंग में आया है, नाम क्या है। अब यहां पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडिया में कहां के रहने वाले हैं। तो इंडिया में फरीदाबाद के रहने वाले हैं। 50 मीटर मिक्स शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत का इतिहास रचा है। ठीक
ठीक है। यह टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का तीसरा स्वर्ण पदक है। इस समय तक तीसरा हो गया था। अभी कल हमारे और भी हमारे देश में मेडल्स हमको मिले हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। हरियाणा सरकार ने मनीष नरवाल को 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस वर्ग में निशानेबाज एक हाथ से पिस्टल पकड़ते हैं। देखिए, वैसे भी इनका एक हाथ ठीक नहीं है, पैरा ओलंपिक ये खेल रहे हैं, किसी कारण से एक हाथ से इनका पूरी तरीके से काम करने में असमर्थ है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है, इस वर्ग में केवल एक हाथ से ही जो है वो राइफल पकड़ी जाती है। आप सोच के देखिए कितना कठिन होता होगा निशाना लगाना, कि जब कोई फायर करता है तो हाथ हिल जाता है ना हमारा, लेकिन कितनी एकाग्रता के साथ, कितना इनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, तब जाके ये इस मुकाम पर पहुंचते हैं और देश को गोल्ड मेडल दिलाते हैं। इसके बावजूद भी शरीर के कुछ एक अंग जो इनका तरीके से काम नहीं करता है। तो मनीष नरवाल को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। फरीदाबाद के रहने वाले हैं, तस्वीर आप इनकी देख ही रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से पैरा ओलंपिक से। आज बहुत सारे क्वेश्चन पैरा ओलंपिक से होने वाले हैं, क्योंकि कल ही पैरा ओलंपिक खत्म हुआ है। हाल ही में किसने टोक्यो पैरा ओलंपिक की 10 मीटर एयर पिस्टल, अभी हमने क्या देखा 50 मीटर, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य और 50 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए सिल्वर मेडल। ये एक शख्स हैं जिन्होंने इसी पैरा ओलंपिक में इंडिया को एक प्रतिस्पर्धा में कांस्य और दूसरी प्रतिस्पर्धा में सिल्वर मेडल जितवाया है, ठीक है। मतलब 10 मीटर एयर राइफल में एक कांस्य लेके आए हैं इसी टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुछ दिनों पहले, और अभी परसों नरसों ही 50 मीटर एयर पिस्टल में ये सिल्वर लेके आए हैं। इनका नाम है सिन्हराज अधाना। सिन्हराज अधाना जी जो हैं वो टोक्यो पैरा ओलंपिक में ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों मेडल जीत कर लाए हैं, ठीक है। काफी गर्व की बात है देश के लिए। सिन्हराज अधाना भी फरीदाबाद के ही रहने वाले हैं। 50 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर और 10 मीटर में कांस्य। देख रहे हैं आप, इनकी 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। एक में ये अपने ब्रॉन्ज मेडल के साथ हैं, दूसरे में अपने सिल्वर मेडल के साथ हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार ने, देखिए फरीदाबाद के हरियाणा के रहने वाले हैं, सरकार ने अधाना को 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इस पैरा ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में इंडिया ने अभी तक जितने भी पैरा ओलंपिक हुए हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। बहुत अच्छी बात है। सिन्हराज अधाना, नाम भूलिएगा नहीं, 2 मेडल्स लेके आए क्योंकि इंडिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन फिर दिवस से आ गया। हमने अभी नारियल दिवस पढ़ा था, है ना, और भी कई सारे डेज हम पढ़ रहे हैं सारे वीडियोस में। तो अभी कुछ दिनों पहले ही, जब हम अभी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम अगस्त सितंबर के ही डेज पढ़ रहे होंगे। तो अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया। गिद्धों की घटती संख्या के कारण ये इस प्रकार के दिवस मनाने पड़ते हैं ताकि उनकी प्रजातियों को बचाए रखने के लिए कार्य किए जा सकें। इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी कहते हैं गिद्ध को। गिद्ध के ना होने से बीमारियों जैसे संकट बढ़ सकता है। इनको क्यों कहते हैं प्राकृतिक सफाई कर्मी? क्योंकि जब भी कहीं कोई जानवर मर जाता है और उससे जो कीटाणु उसमें उत्पन्न होने लगते हैं उसकी बॉडी में, उन बॉडीज को खाकर उनको खत्म करने का कार्य गिद्ध करते हैं। इसीलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो गिद्ध जो है, गिद्ध जागरूकता दिवस हमने 4 सितंबर को मनाया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मनाते हैं इसको, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मनाने वाला दिवस है, 4 सितंबर को मनाते हैं गिद्ध जागरूकता दिवस। इंग्लिश में आ जाए तो इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। कब मनाते हैं? 4 सितंबर। विशेषज्ञों द्वारा गिद्ध के खत्म होने से मानवीय जीवन पर अनेक गंभीर बीमारियों खतरा पैदा हो सकता है। देखिए, विशेषज्ञ जो कहते हैं वो कहते हैं कि अगर गिद्ध खत्म हो जाएंगे तो मानव जाति भी गंभीर संकट से गुजर सकती है, और कारण वही है क्योंकि ये प्राकृतिक सफाई कर्मी जो मैं आपको बता चुका हूं। इसी क्रम में गिद्ध संरक्षण पर जागरूकता के लिए प्रतिवर्ष कब, अब देखिए 4 सितंबर को तो इस बार पड़ा है, जरूरी नहीं है कि हर बार 4 सितंबर को ही पड़े। क्यों? क्योंकि प्रतिवर्ष सितंबर माह के पहले शनिवार को। अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कब मनाते हैं, तो या तो डेट दे देंगे इस साल की, या ये बता देंगे कि सितंबर माह के पहले शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस बार मनाया 4 सितंबर को, सितंबर के पहले शनिवार को गिद्ध जागरूकता। गिद्ध की फोटो आप देख रहे हैं, मैंने लगाई हुई है, आपने देखी भी होंगे। वैसे बहुत कम दिखते हैं गिद्ध, अभी इनको संरक्षण बहुत ज़्यादा प्रदान किया जा रहा है। करीब 17-18 प्रजातियों में से 7-8 प्रजातियां बिल्कुल विलुप्ति की कगार पर हैं, खत्म ही होने वाली हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है,
10वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त के बनाने के लिए 30 दिवसीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है? एक राज्य सरकार ने, देखिए बहुत सारी परेशानी है, वैसे भी भारत देश में सड़कों में बहुत सारे गड्ढे पाए जाते हैं, इनको सुधारने का कई बार काम सरकार करती है, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिर से वैसे के वैसे हो जाते हैं और हम लोगों को परेशानी होती है रोड पर चलने में। तो अभी हाल ही में एक राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि हम अपने राज्य की सड़कों को एकदम सही करने के लिए 30 दिन का अभियान चला रहे हैं। तो आप ऑप्शन देख के क्लिक कर सकते हैं। पहले तो देखिए, जब भी ऐसे अभियान चलाए जाते हैं इसका मतलब है उस राज्य में चुनाव आने वाले होंगे। तो इन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार में केवल चुनाव जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार की योजना कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अभी एक घोषणा की है कि हम 30 दिन का अभियान चला रहे हैं, जो कि वो स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें क्या किया जाएगा, गड्ढे पूरे भरे जाएंगे, जितने भी गड्ढे उनको मिलेंगे रास्ते में सड़कों पर भरेंगे। उन्होंने सारे के सारे अधिकारियों को बुलाकर इस विषय में काम करने के लिए बोल दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको और देख लीजिए आप कि किसने किया हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, आप देखते रहते होंगे न्यूज़ में इनको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य सरकार सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर से 15 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी योजना और 15 नवंबर तक चलेगी। ठीक है, 2021 तक 30 दिवसीय विशेष अभियान चलाएगी। अब इसमें क्या होगा, बीच बीच में हफ्ते में 4 दिन 5 दिन जा जाके ये गड्ढों को भरा जाएगा। उन्होंने क्या किया है, मौर्य ने संबंधित अधिकारी, जो भी इस विभाग से संबंधित अधिकारी हैं, ठीक है, जिनको इनका काम दिया जाएगा, ठेके दिए जाएंगे और इन गड्ढों को पूरी तरीके से सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का काम किया जाएगा। उन्होंने बोला है कि प्रदेश को जरूरत है कि सारी की सारी सड़कें सही हो जाएं, और होनी भी चाहिए, प्रदेश में चुनाव भी आने वाले हैं। ठीक है, 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक से फिर अगला क्वेश्चन आ गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अभी हमने हाल ही में 2 मेडल्स पड़े हुए हैं। नरवाल जी ने जीता है गोल्ड और नंदाना जी ने जीता हुआ है सिल्वर मेडल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी हमको बैडमिंटन में भी बहुत सारे प्राइज मिले हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक में हमने मेडल जीते हुए हैं। कल का आपने आखिरी दिन का अगर आपने मैचेस देखे हुए हैं, अगर न्यूज़ पढ़ी है, तो आपको इनके आंसर देने में आसानी होगी। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने बैडमिंटन की पुरुष एकल के SL3 वर्ग, ये जरूर याद रखिए आप, कंफ्यूज हम कहाँ होंगे, हमें नाम तो याद रह जाएंगे, मेडल्स हमको याद रह जाएंगे, हम हो सकता है ये भूल जाए कि प्रवीण कुमार ने किस में जीता है, हरविंदर सिंह ने किसने जीता है, सुमित अंतिल ने किसने जीता है, अवनी लेखरा ने किसमें जीता है। ये कुछ लोगों के नाम आपको याद तो रखने पड़ेंगे, साथ में ये याद रखना पड़ेगा कि ये गेम कौन सा खेलते हैं। और जब एक ही गेम में 3 से 4 मेडल मिले होंगे तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये किस वर्ग में मिले हैं। तो ऐसे ही बैडमिंटन में 3-4 मेडल हमारे पास आए हैं। तो SL3 वर्ग में आया है गोल्ड मेडल, SL3 वर्ग में आया है गोल्ड। पुरुष एकल में बैडमिंटन में कौन लेके आए हैं, प्रमोद भगत जी लेके आए हैं। प्रमोद भगत जी बैडमिंटन में इतिहास रच दिया है उन्होंने। पहले तो बैडमिंटन पहली बार ही टोक्यो पैरा ओलंपिक में खेला गया और उसमें भी हमारे देश के प्रमोद भगत ने गोल्ड लेकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, प्रमोद भगत जी उड़ीसा के रहने वाले प्रमोद भगत, एक्चुअल में रहने वाले तो बिहार के हाजीपुर के हैं, लेकिन किसी कारण से फिर ये इनके माता पिता बचपन में एक्सपायर हो गए थे, इनको पोलियो जैसी बीमारी थी, फिर ये अपनी बहन के साथ उड़ीसा रहने लगे और अभी उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा के रहने वाले प्रमोद भगत बैडमिंटन में पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दुनिया के नंबर 1 पैरा शटलर हैं जो प्रमोद भगत जी हैं, वो दुनिया के पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक पे हासिल कर चुके हैं। वो क्यों, पैरा शटलर हैं, विश्व चैंपियन में 4 गोल्ड हैं इनके पास और 45 अंतरराष्ट्रीय पदक हैं और इसके साथ ही पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल। मतलब किसी भी प्रकार की परेशानियों से लड़ते हुए कितना संघर्ष किया होगा इस व्यक्ति ने, जिसको पोलियो हो गया हो बचपन में, जो एक पांव से चलने में असमर्थ हो और वो किसी एक गेम में पूरे वर्ल्ड में टॉप 1 रैंक पर हो, वो है प्रमोद भगत जी। ये इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 शटलर हैं। इनके पास विश्व चैंपियनशिप में 4 गोल्ड हैं और
ऐसे 45 मेडल हैं इनके पास जो इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर जीते हैं। तो आप इनका नाम याद रखिए, प्रमोद भगत जी। तस्वीर मैंने आपको बता दी है, बिहार हाजीपुर के रहने वाले हैं, अभी फिलहाल उड़ीसा की इनके पास रेजिडेंसी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने, फिर से टोक्यो, देखिए अभी सारे क्वेश्चन टोक्यो पैरा ओलंपिक से ही आने वाले हैं। 2 से 3 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन और होंगे अभी। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने बैडमिंटन पुरुष एकल में, किसमें बैडमिंटन पुरुष एकल के SL3, अभी देखिए हमने बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में अभी गोल्ड जीता, देखा ना हमने भगत जी द्वारा। SL3 वर्ग में ही हमारे पास ब्रॉन्ज भी आया है, हमारे पास ब्रॉन्ज भी आया है। जिस वर्ग में हमने गोल्ड जीता है उसी में हमारे देश के मनोज सरकार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, भगत जी ने गोल्ड, मनोज सरकार ने उसी वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक में उत्तराखंड के अर्जुन अवार्डी ये है सरकार जी, मनोज सरकार जी। कहां के रहने वाले हैं आपसे पूछा जाए तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, और अर्जुन अवार्डी हैं ये, इनको अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक बैडमिंटन पुरुष एकल में कांस्य जीता है। याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि किसी को कांस्य मिला है इसी वर्ग में, किसी को गोल्ड मिला है, 2-2 मेडल हमारे लिए आए हैं। याद करने की कुछ ट्रिक्स हैं जो एक वीडियो बना के आपको अच्छे से समझा दी जाएंगी। खासतौर पर फोटोज आप इनकी याद रखिए, हो सकता है इनसे याद रखने से आपको दिमाग में याद आता रहे कि हाँ इसको मैंने, ये फोटो मैंने देखी हुई है, ये वाली जो है वो ब्रॉन्ज मिला हुआ है, किसी को गोल्ड मिला हुआ है। तो मनोज सरकार को मिला है ब्रॉन्ज और भगत जी को मिला है गोल्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से पैरा ओलंपिक से एक और क्वेश्चन। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने बैडमिंटन पुरुष एकल के SH6, ठीक है अभी देखिए SL3 वर्ग चल रहा था, SL3 वर्ग में हमने क्या जीता हुआ है, ब्रॉन्ज और गोल्ड। अब आया है SH6 वर्ग। ठीक है, अलग अलग प्रकार के, शूटिंग में हो, बैडमिंटन में हो, ये सब प्रतिस्पर्धाओं के नाम हैं, वर्ग हैं। हर खिलाड़ी एक फिक्स वर्ग में खेलता है। तो अब एक जो है SH6 वर्ग में खेले हुए हैं और उन्होंने देश को एक और गोल्ड दिलाया है। मतलब हमारे पास SL3 में एक गोल्ड आ गया बैडमिंटन में, फिर SL3 में हमारे पास एक ब्रॉन्ज आ गया, और इसी पैरा ओलंपिक में SH6 वर्ग में एक और गोल्ड भी आ गया जो कि कृष्ण नागर जी लेके आए हैं। नाम याद रखिएगा, कृष्ण नागर को बैडमिंटन के SH6 वर्ग में गोल्ड मिला हुआ है। जान लेते हैं कृष्ण नागर के बारे में। राजस्थान के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं नागर जी। टोक्यो पैरा ओलंपिक के SH6 प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। इसी के साथ पैरा ओलंपिक में देश को अब तक 5 स्वर्ण पदक, देखिए इस पैरा ओलंपिक में हमने 5 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, कितने गोल्ड जीते हैं हमने, देखिए भगत जी का नाम अभी भी आपने पढ़ा है, कृष्ण नागर का नाम पढ़ा है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको अवनी लेखरा, सुमित अंतिल और प्रवीण कुमार, ठीक है, अवनी लेखरा शूटिंग, प्रवीण कुमार ऊंची कूद, सुमित अंतिल भाला फेंक, भगत जी SL में बैडमिंटन में गोल्ड, और ये है कृष्ण नागर जी SH6 में बैडमिंटन में गोल्ड। ये 5 गोल्ड पैरा ओलंपिक में हमको मिले हुए हैं इस वर्ष। ठीक है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। इंडिया टोटल 19 पदक जीत चुका है कल तक, और कल खत्म भी हो गया है पैरा ओलंपिक। तो आपसे पूछ सकते हैं कि भारत ने इस पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते, 19। इनमें से हमने गोल्ड कितने जीते हैं, 5। मैंने आपको 5 के नाम भी बता दिए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोक्यो पैरा ओलंपिक, फिर से टोक्यो पैरा ओलंपिक का क्वेश्चन आ गया, और फिर से बैडमिंटन का है। आज में हमने बैडमिंटन के 3-4 मेडलों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अंधाना जी को तो 2 मेडल मिले हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर दोनों ही उन्होंने एक ही प्रतिस्पर्धा में बैडमिंटन में उन्होंने जीत लिए हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किसने बैडमिंटन पुरुष एकल, देखिए अभी हमने SL6 पढ़ लिया, SL3 पढ़ लिया, अब SL4 वर्ग में एक वर्ग है SL4 वर्ग, इसमें भी भारत को सिल्वर मेडल जितवा दिया गया है। ठीक है, जितवा नहीं दिया गया, उन्होंने जितवाया है, खुद अपनी मेहनत करके जीता हुआ है। उनका नाम है सुहास यथिराज। सुहास यथिराज ने देश के लिए फिर से एक और मेडल अपने पाले में कर लिया है, सिल्वर मेडल। तो बैडमिंटन के 4 मेडल हमने पढ़ लिए। ठीक है, सुहास यथिराज ने भी सिल्वर मेडल जीत लिया है।
इनके बारे में जान लीजिए, काफी और भी अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में। तो ये है यतिराज जी और यूपीएससी सिलेक्टेड हैं। 2007 में आईएएस बैच से 2007 के आईएएस के बैच के अधिकारी हैं। हाल ही में नोएडा के डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं नोएडा में, ठीक है। और सुहास यतिराज रहने वाले ये कर्नाटक के हैं, फिलहाल नोएडा में पोस्टिंग है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पुरुषों की SL4 इवेंट में भारत के सिल्वर मेडल हासिल किया है। वह देश के ऐसे पहले अधिकारी हैं, ठीक है, ये देश के ऐसे पहले अधिकारी हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है। बहुत से लोग वहां पर मेडल जीतकर पैरा ओलंपिक और ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद अधिकारी बनते हैं, गवर्नमेंट बना देती है। ये अधिकारी होते हुए भी अपने आप को इस खेल में आगे रखा, अपनी प्रैक्टिस करते रहे, यूपीएससी की भी तैयारी की, यूपीएससी क्रैक किया और खेल में भी आगे बढ़ते रहे। जिन्हें पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने का मौका मिला था, भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीते हैं। यहाँ पे पैरा ओलंपिक की कहानी खत्म होती है, क्योंकि 19 पदक जीत लिए हैं, 19 ही पदक हमने टोटल जीते हैं। कल पैरा ओलंपिक समाप्त हो गया है, 5 सितंबर को उसकी समाप्ति थी। तो बहुत अच्छा दिन रहा हमारे लिए 4 सितंबर और 5 सितंबर का। काफी सारे मेडल इंडिया के पाले में आए। बैडमिंटन में तो कमाल ही कर दिया गया, ठीक है। अधिकारी भी वहां पे गए हैं और खेल के आए हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये नोएडा के रहने वाले हैं। कितने सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, अधिकतर क्वेश्चन हमने आज देखे हैं वो पैरा ओलंपिक से थे, और वो कारण भी उसका यही रहा है क्योंकि 4-5 सितंबर के आसपास बहुत सारे मेडल्स हमने जीते हैं। साथ ही पैरा ओलंपिक खत्म भी हो गया है। अवनी लेखरा के बारे में आपको पढ़ाया है, वो राइफल में शूटिंग में लेके आई हैं, एयर राइफल में लेके आई हैं। सुमित अंतिल भाला फेंक में लेके आए हैं, प्रवीण कुमार ऊंची कूद में लेके आए हैं। ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि जिन्होंने देश के लिए गोल्ड जीता है तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। साथ ही हमने गिद्ध जागरूकता दिवस के बारे में आज पढ़ा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हमने। वर्तिका शुक्ला के बारे में पढ़ा जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की हेड बनाई गई। तो ये आप रिकॉल करते रहिए वीडियो के साथ साथ भी, वीडियो को वापस भी करके आप प्रीवियस करके फिर से देख सकते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो सकें, ठीक है। और आइए साथ में हम रिवाइज कर लेते हैं आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे ताकि एक बार और रिकॉल हो सके। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते देश में खाद्य आपातकाल की घोषणा की? इसको अच्छे से समझना है, क्या कारण रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कम कैसे हुआ, वो पिछला वाला वीडियो देखें। अभी के लिए फिलहाल आंसर बता सकता हूं आपको कि ये श्रीलंका के राष्ट्रपति ने किया है खाद्य आपातकाल, जिनका नाम है गोटाबाई। देखा है गोटाबाई, अपने नाम बताया गोटाबाई राजपक्षे। दूसरा क्वेश्चन है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केवाईसी नो योर कस्टमर नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर 25 लाख का जुर्माना किस बैंक पर लगाया है? तो वो बैंक का नाम है एक्सिस बैंक, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में एक्सिस बैंक ने इस नियम में ढिलाई की, उन्होंने केवाईसी का सही से पालन नहीं किया, आरबीआई ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 21 के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। कजाकिस्तान और इंडिया के बीच काजिंद 21 हुआ है, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। हमने ये आतंकवादी और ये नक्सलवादी पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले उग्रवाद, इनको लेकर ये सैन्य अभ्यास किया जिसमें बिहार रेजिमेंट के 80-90 सोल्जर्स हम लोगों ने भेजे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ, वे कौन थी? आपको बताया गया है रजनी कौल पत्रकार थी, बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचिका, बीबीसी पहली हिंदी समाचार वाचिका। हाल ही में निधन हुआ रजनी कौल का। हाल ही में किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक फिरदौस कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस के राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। वेलफेयर के जो काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, उनको दिया जाता है। तो इन्होंने हैजा की एक बहुत ही कम दाम वाली वैक्सीन बनाई है जो कि वयस्कों को, बच्चों को दी जा सकती है। ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं, बांग्लादेश की रहने वाली हैं फिरदौस कादरी जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी द वर्ल्ड, द का फुल फॉर्म क्या है? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही? तो मैंने आपको बताया हुआ है, पहले नंबर पर जो है वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो पहले पर रही है, दूसरे पर रही है कैलिफोर्निया और तीसरे पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस भारतीय ने टोक्यो पैरा ओलंपिक की हाई जंप प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही उत्तर है प्रवीण कुमार। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार ने हाई जंप लगाई है और गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक में। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा फुटबॉलर 111 गोल के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये है रोनाल्डो जी। रोनाल्डो जी हैं ये। इन्होंने 109 गोल थे, अभी हाल ही में आयरलैंड के खिलाफ 2 गोल और लगाए हुए हैं और 111 गोल कर लिए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये पुर्तगाल के रहने वाले हुए हैं और मैनचेस्टर यूनाइटेड FC फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चंस जो थे, जो हमने रिकॉल कर लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने नए भी किए हुए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे क्या क्या देश में घट रहा है, क्या क्या होने वाला है, कौन सी बुक आई है, और हम पैरा ओलंपिक पे एक पूरा का पूरा वीडियो लेकर आने वाले हैं। जब तक के लिए आप ब्रह्मास्त्र क्लासेस से जुड़े रहें। विदित नारायण बधौलिया विदा लेता हूँ।